हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में राष्ट्रीय शक्ति के बारे में अध्ययन किया था और ये जाना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है और जिसके चारों ओर उस राष्ट्र की विदेश नीति चक्कर काटती है। अगर मार्गेंताओं के अनुसार हम देखें तो राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र दूसरे व्यक्ति या राष्ट्रों के कार्यों और व्यवहार नीतियों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं सामर्थ्य का वह योग मान सकते हैं जिसके द्वारा एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है और अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व बहुत सारे होते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था। इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे भूगोल है, कच्चा माल है, खाद्यान्न है, सैनिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है। ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत आती है। और कल हमने भूगोल के बारे में अध्ययन किया था और ये देखा था कि राष्ट्रीय शक्ति का भूगोल एक स्थायी तत्व है और किसी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में निहित होती है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति के दूसरे तत्व प्राकृतिक संसाधन के रूप में। प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो ये प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया एक बहुत ही अमूल्य उपहार है। यह राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी सामग्री और पद्धति को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्यतः खनिज, ईंधन, भूमि और भूमि से निकलने वाले पदार्थ जैसे कोयला, तेल, वनस्पति आदि आते हैं। प्राकृतिक साधन किसी भी राष्ट्र के पूंजी कहे जा सकते हैं और हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा उसकी राष्ट्रीय शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक स्रोत 3 प्रकार के होते हैं: खनिज पदार्थ, वनस्पति उत्पादन और जीव जंतु। और ये तीनों ही स्रोत प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्न सामग्री की। वनस्पति उत्पादन और जीव जंतु को खाद्यान्न शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि जैसे कपास है, रबड़ है, लकड़ी है, छाले हैं, बांस, दूध, ऊन, सिल्क, तेल, हाथी दांत आदि प्रमुख हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो राष्ट्र खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी है वो राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा अपेक्षाकृत उस राष्ट्र के जो कि इन चीज़ों के दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत बात करें ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी की, तो ये दोनों ही राष्ट्र अपनी आवश्यकता के मात्र 30% खाद्यान्नों का उत्पादन करते थे और बाकी का अन्य राष्ट्रों के ऊपर निर्भर रहते थे। यही कारण है कि स्वदेश में उपजाए अन्न की कमी ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों की ही कमजोरी का एक कारण रही है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जैसे देश को अपना राष्ट्रीय शक्ति और विदेशी नीतियों के प्राथमिक लक्ष्यों से इसलिए नहीं हटना पड़ा क्योंकि वह अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है और यही कारण था कि उसने अपनी नीतियों को बहुत ही सफलतापूर्वक अनुसरण किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की स्थायी कमजोरी का एक मुख्य कारण अन्न की स्थायी कमी भी रहा है, जो कि बाद में धीरे धीरे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति आदि की वजह से अब भारत की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है। तो खाद्यान्न सामग्री में आत्मनिर्भर होना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात करते हैं कच्चे माल की। कच्चे माल से तात्पर्य है कि आधुनिक युग में औद्योगिकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असंभव है और यह हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? कच्चे माल पर। अगर हम देखें तो आधुनिक सैनिक बल के लिए भी अनेक प्रकार के कच्चे सामान की जरूरत होती है। युद्ध संचालन के बढ़ते हुए यंत्रीकरण के कारण
राष्ट्रीय शक्ति और युद्ध तथा शांति के समय में कच्चे माल के नियंत्रण पर ज़्यादा अवलंबित होते हैं। कच्चे माल की दृष्टि से दुनिया के लगभग सभी देश एक दूसरे से भिन्न हैं। युद्ध संचालन के यंत्रीकरण के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के कच्चे माल का अन्य कच्चे माल के ऊपर महत्व बढ़ गया। एक समय था जब कोयले का बहुत बड़ा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्थान पेट्रोल और यूरेनियम ने ले लिया है। वैसे आज भी राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण पर सबसे सीधा प्रभाव डालने वाली वस्तुओं प्राकृतिक वस्तुओं में लोहा, कोयला, पेट्रोल आदि है। यदि हम बात करें आधुनिक जर्मनी की, तो उसका प्रभावशाली औद्योगिक ढांचा कोयले की ही आधारशिला पर निर्मित था। यही हाल अमेरिका का भी था। प्रचुर कोयले के बिना सोवियत संघ का औद्योगिकरण धीमा और अधिक कठिन होता यदि उसके पास कोयला नहीं होता। चीन में आज बहुत सुरक्षित खाने और कोयले की हैं और यही कारण है कि वह इतना उन्नति कर पाया। कोयला प्रमुख कच्चे माल के रूप में कोयले से निकलते हैं, जैसे मानवकृत नाइट्रेट, रबर, मोटर ईंधन, औषधि, प्लास्टिकों और अन्य उत्पादनों की एक बड़ी सूची है। कोयला ऊर्जा में जो समुद्र देश हैं उनमें से सबसे पहला नंबर अमेरिका, फिर चीन, रूस, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड और भारत है। परंतु कार्य ऊर्जा के असंख्य स्रोतों में केवल कोयला ही एक ऐसा है नहीं है जिसकी सिर्फ वही एक ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा उतने ही महत्वपूर्ण जल विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैसें भी है, सौर ऊर्जा भी है और इनकी समाप्ति की संभावना भी कम है। दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि कोयला धीरे धीरे समाप्त हो सकता है, लेकिन जल विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें समाप्त होने की संभावनाएं कम है। हम सौर ऊर्जा का उदाहरण ले लें, जिसके समाप्त होने की जो संभावना है वो नहीं के बराबर है। इस तरह से कोयले के बाद लोहा भी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक स्रोत रहा है और हल्की धातुएं जैसे एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, ये लोहे को थोड़ा सा अपदस्थ भी कर रही हैं। इसी प्रकार से खनिज लोहा अनेक रूपों में समृद्धि की विशेष सीमाओं के भीतर उपलब्ध है। पृथ्वी की तल की ऊपरी परत में कोयले की तरह खनिज लोहे की बड़ी बड़ी खानें व्यापक किंतु विषम रूप में वितरित हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कच्चा माल है वह राष्ट्रीय शक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम ये तेल की, तो बिना प्राकृतिक संसाधनों के सिर्फ तेल मिलने से ही ये जो जहाँ पर तेल मिलता है वो राष्ट्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राकृतिक साधनों की। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही राष्ट्र प्रभाव करी है जिनके खनिज पदार्थों का गुणात्मक और मात्रात्मक स्तर ऊंचा होता है। अगर हम खनिज भंडार की बात करें तो अमेरिका और रूस की स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है और आश्चर्य नहीं कि दोनों ही राष्ट्रों में की जो सैनिक शक्ति है वो इसी कारण से अपराजय है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संसाधनों का विषम वितरण विभिन्न राष्ट्रों को जहां एक और संशोधित नीतियां अपनाने की प्रेरणा देता है, वहीं प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल युद्ध करने की योग्यता और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जैसे अमेरिका और रूस के बारे में अगर हम बात करें तो इनके पास तो न केवल प्राकृतिक संसाधन हैं बल्कि विविधता लिए हुए भी हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और हैसियत, उसकी मांग को अन्य राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली इज्जत उसी अनुपात में घटती बढ़ती रहेगी जितनी उसकी अपनी मांग के समर्थन में युद्ध छेड़ने की योग्यता मानी जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि घरेलू या विदेशी उपज वाले भौतिक साधनों की प्रचुरता विविधता ही अतीत की भांति भविष्य में भी राष्ट्र समुदाय में शक्ति तथा प्रभाव के प्रतिरूपों के निर्णय में एक प्रमुख चर बना रहेगा। धन्यवाद।